हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल का। इससे पहले हमने सीपीआर पढ़ा था, उस सीपीआर का ही एडवांस फॉर्म है जिससे को हम किस नाम से जानते हैं? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। सेकंड टॉपिक का नाम लिखिए एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के नाम से जानते हैं, या फिर आपका एटीएलएस बोल दीजिए इसको, बात एक ही है। क्या बोलोगे? एटीएलएस, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, एटीएलएस। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? एसीएलएस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एसीएलएस ना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। और इसको किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नॉन एज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसे क्या बोलते हैं? एसीएलएस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? एसीएलएस के नाम से जानते हैं। देखिए सीपीआर के अंदर और इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझना। एसीएलएस इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है और सीपीआर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? थोड़ा बेसिक गैप समझिए इन दोनों के बीच में। क्यों हम सीपीआर पढ़ते हैं और क्यों हम एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट अलग अलग पढ़ते हैं, और दोनों के अंदर फॉर्मूलाज भी अलग है। जैसे इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा काम में लेते हैं? फॉर्मूला की बात करें कि हमें फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के अंदर? जैसे सीपीआर के अंदर हम केब फॉर्मूलाज काम में ले रहे थे, CAB, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। और इसके अंदर क्या काम में लेते हैं? इसमें काम में लेते हैं ABC और D, ABCD फॉर्मूला काम में लेते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ए का मीनिंग होगा एयरवे। क्या होगा? एयरवे। बी का मीनिंग क्या होगा? ब्रीथिंग। सी का मीनिंग क्या होगा? सर्कुलेशंस। और फाइनली क्या होगा? डिफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं? डिफिब्रिलेटर। ये इसके अंदर एक अलग से ऐड हुआ है। और देखिए आप पेशेंट को कार्डिक शॉक दे रहे हैं, पेशेंट को क्या दे रहे हैं? शॉक डिलीवर कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो उस दौरान वो एनर्जी या शॉक आप आउटसाइड हॉस्पिटल नहीं दे सकते। कहां देंगे? हॉस्पिटल के अंदर देंगे। तो ये प्रोसेस जो होती है एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की जो कंडीशंस होती है ये इनसाइड द हॉस्पिटल होती है। लेकिन सीपीआर या बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो प्रोसेस होती है ये इनसाइड हॉस्पिटल भी हो सकती है या आउटसाइड हॉस्पिटल भी होती है। समझ में आ रहा है कि दोनों का मीनिंग? आप सीपीआर हॉस्पिटल के अंदर भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी दे सकते हैं। इसीलिए उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट बोला है कि आप हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जितना भी टाइम है पेशेंट को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? सीपीआर देंगे या बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। अब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आ गया है और पेशेंट के अंदर कुछ कार्डिक प्रॉब्लम है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ऐसी कंडीशंस के अंदर पेशेंट को फिर क्या किया जाता है? डिफिब्रिलेट किया जाता है। पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम फेल हो जाता है। जो आपके एसए नोड हो गए, एवी नोड हो गए, ये काम नहीं करते। उस कंडीशन में क्या देते हैं? पहले पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक डिलीवर करते हैं ताकि वो आपका कंडक्शन सिस्टम फिर से स्टार्ट हो सके। समझ में आ रहा है? तो इस पर्पस से हम काम में लेते हैं। इसका यूजेस क्या क्या है वो समझिए कि हम कौन सी कंडीशन में एटीएलएस काम में लेते हैं। तो यूज लिखिए। एटीएलएस यूज कहां पे आता है? यूज पल्सलेसनेस, पल्सलेसनेस, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एंड सेकंड वन पल्सलेसनेस, वेंट्रिकुलर
फिब्रिलेशंस। ये दो कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, एटीएलएस को काम में लेते हैं। इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझना आप है, क्या हम किसको पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलते हैं और किसको पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस बोलते हैं। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम फेल होने की वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन जनरेट होती है। इनको समझिए, इनका मीनिंग समझिए सबसे पहले तो आप, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मीनिंग क्या है, जिसके अंदर हार्ट रेट क्या रहेगी, 150 से लेके 300 बीट पर मिनट रहेगी। क्या रहेगी, 150 से लेके 300 बीट पर मिनट रहेगी। किसके अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर, इस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर आपको लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। जो ईसीजी होती है, उस ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको लार्ज देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, रेगुलर देखने को मिलेगा, रिदमिक देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो एक सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे, उसको बोलते हैं लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। किसके अंदर, लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। किसके अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशंस में ईसीजी पैटर्न क्या रहता है, तो ईसीजी पैटर्न रहता है लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पहले तो आपको ईसीजी के बारे में भी पता होना चाहिए कि बेसिक या नॉर्मल ईसीजी क्या होता है। जैसे आपका ये ईसीजी लाइन है, इसके अंदर पहला पी वेव, फिर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर आपका टी वेव। ये क्या हो गया आपका पी क्यू आर एस एंड टी। समझ में आ रहा है, ये मैंने नॉर्मल ईसीजी बनाया है। ये पी वेव इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ईसीजी के अंदर पी वेव का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ईसीजी के अंदर पी वेव का फॉर्मेशन होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ईसीजी के अंदर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो आपको टी वेव दिखाई दे रही है, ये इंडिकेट करती है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, रिलैक्सेशन। और टी वेव किसको इंडिकेट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। किसको, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। ये नॉर्मल ईसीजी है। हाँ, पी वेव एब्सेंट है, एट्रियम आपका काम नहीं कर रहा, एसए नोड और एवी नोड से जो वेव जनरेट हो रही है वो जनरेट नहीं हो रही। एट्रियल फेलियर को, हाँ वो ईसीजी के अंदर पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। मैंने केवल नॉर्मल ईसीजी पढ़ाया है, बताया कि आपको नॉर्मल ईसीजी पता होना चाहिए ताकि आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स समझ में आए। ये कार्डियक में आपको सर पढ़ाएंगे, डोंट वरी। देखिए, पी क्यू आर एस टी, सिंपल इतना समझिए आप। पी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, क्यूआरएस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, और टी वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को बता रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन को टी वेव बता रही है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बता रहा है, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को पी वेव बता रही है, तो एट्रियम का रिलैक्सेशन कौन बताएगा। एट्रियम का रिलैक्सेशन ईसीजी के अंदर दिखाई नहीं देता या ईसीजी के अंदर नहीं बन पाता, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है और रिलैक्सेशन होता है, वो उसके पीछे दब जाता है, उसके पीछे रह जाता है। इस कारण ईसीजी के अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पावरफुल होते हैं, जो एट्रियम के रिलैक्सेशन को
छुपा देते हैं या उसके पीछे रह जाता है, वो ईसीजी के अंदर बन नहीं पाता। अब आपको नॉर्मल ईसीजी का पता लग गया। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। ये आपको सर पढ़ाएंगे, ईसीजी पढ़ाएंगे अलग से। आपका जब कार्डिक सिस्टम चलेगा तब आपको सर बताएंगे, केवल मैंने इसको समझाने के पर्पज से बताया ये चीज। यहां पे देखिए मैंने दो चीज लिखी है यहां पे कि इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं, पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में डिफिब्रिलेट करते हैं, पेशेंट को शॉक देते हैं। क्या देते हैं, करंट देते हैं पेशेंट को। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मीनिंग क्या बताया मैंने कि पेशेंट का हार्ट बीट 150 से 300 रहेगा और लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह देखने को मिलेंगे पेशेंट की ईसीजी के अंदर। ये पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मीनिंग क्या है, आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट या वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन 150 से 300 के बीच में रहेंगे, लेकिन पल्स लेसनेस रहेंगे। आपका वेंट्रिकल इतनी तेज गति से वाइब्रेट कर रहा है कि जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बाहर निकल ही नहीं पा रहा, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बाहर नहीं निकल पा रहा। जैसे यह आपका हार्ट है और इस हार्ट के अंदर ये आपके चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे क्या होता है आपका एसए नोड, यहां पे एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स, यही होते हैं आपके कंडक्शन सिस्टम के पार्ट। एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। एसए नोड क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, जहां पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 60 से 100 बीट पर मिनट तक रहती है। एवी नोड पर ये आते आते कितनी रह जाती है, 40 से 60 रह जाती है, और बंडल ऑफ हिज के अंदर ये रह जाती है 20 से लेके 40 तक, और पर्किंजे फाइबर्स के अंदर रहती है 20 से कम तक रहती है। हार्ट अपने लिए एनर्जी खुद बनाता है और इसके अंदर जो करंट होता है वो आपका हार्ट का एसए नोड जनरेट करता है। अब ये करंट हार्ट से या एसए नोड से एवी नोड में जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज के अंदर जाता है, यहां से पर्किंजे फाइबर्स के अंदर जाता है। समझ में आ रहा है। अब एसए नोड के अंदर जब करंट रहेगा और एवी नोड के अंदर रहेगा तो आपके राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। दूसरा, लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसके अंदर बैकमैन्स बंडल्स होते हैं, वो करवाते हैं। फिर ये नीचे चला जाता है बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स के अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि आपका जनरली होना तो क्या चाहिए, यहां से इंपल्सेस स्टार्ट होने चाहिए थे, एवी नोड के पास आने चाहिए थे, फिर बंडल ऑफ हिज और फिर पर्किंजे फाइबर्स, ऐसा चलना चाहिए था। यहां से स्टार्ट होके यहां पे डिसअपीयर हो जाता है, फिर यहां से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिसअपीयर नहीं होते, क्या करते हैं, इस बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर्स के बीच में इस प्रकार से घूमते रहते हैं। किसके बीच में, पर्किंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिज, किसके बीच में, जैसे ये आपका हार्ट है, यहां पे क्या है, इसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ हिज, ये क्या है, पर्किंजे फाइबर्स है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों के बीच में घूमते रहेंगे, इस प्रकार से घूमते रहेंगे, इस प्रकार से घूमते रहेंगे, डिसअपीयर नहीं होंगे। उस चीज को बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की री एंट्री रिदम ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बिटवीन बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स। जनरली पर्किंजे फाइबर्स से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिसअपीयर कर देते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है, आपका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये री एंट्री रिदम होते हैं, बार बार घूमते रहते हैं इनके बीच में, जिसके वजह से आपके वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। अब मेरे को ये बताइए कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शंस पूरा तो नहीं हो रहा,
इस प्रकार से पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो बाहर अओर्टा के अंदर निकलेगा। अब यदि वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही पूरा नहीं हो रहा, इस प्रकार से फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि यदि तेज गति से वाइब्रेट कर रहा है तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन का टाइम नहीं मिलेगा उसको। यदि पूरे कॉन्ट्रैक्शन का टाइम मिलेगा तो हार्ट रेट फिर नॉर्मल रहेगी। यदि हार्ट रेट 150 से 300 चली गई तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन पूरा नहीं कर पा रहा, और पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा तो ब्लड आपका वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकल पा रहा, और वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब ऐसे पेशेंट के अंदर पल्स एब्सेंट मिलेगी। आपको पल्स वीक फील होगी या पेशेंट के अंदर पल्स आएगी नहीं, उसे बोलते हैं पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के कारण उस पेशेंट का पल्स एब्सेंट हो गया है। किस कारण हुआ? कंडक्शन सिस्टम, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से। और कंडक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो उसे करंट देके ही ठीक कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बाहर से एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से करंट देते हैं ताकि पेशेंट का जो कंडक्शन सिस्टम था, ऐसे नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ फिश और फिर प्रिकिंजिया फाइबर्स, ये वापस स्टार्ट हो सके। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। हाँ बिल्कुल, वेंट्रिकल्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, तभी तो आपकी ईसीजी के अंदर आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तभी तो ईसीजी देखोगे ना ऐसे पेशेंट की, तो उसके अंदर आपको केवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वहां पे लार्ज बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे आपको। समझ में आ रहा है? ये हो गई आपकी किसकी? पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की बात। अब फिब्रिलेशन की बात कर लेते हैं कि फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है। देखिए अब आइए इसके ऊपर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, ये आपका डेंजरस है। ये क्या है? डेंजरस है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आपको पूछे कि डिसअरिथमिया के अंदर सबसे डेंजरस टाइप का कौन सा है? पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सबसे डेंजरस टाइप का डिसअरिथमिया है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हार्ट रेट आपका चला जाता है 300 से लेके 400 बीट पर मिनट, यानी कि और भी तेज हो गया इसके अंदर, तो बीट पर मिनट तक चला जाता है। अब इसके अंदर आप जब ईसीजी देखोगे तो ऐसे पेशेंट का ईसीजी आपको इरेगुलर और स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से कभी बड़ा आ गया, कभी ये इस प्रकार से रेगुलर नहीं होगा। ये आपका ईसीजी का पैटर्न्स देखने को मिलेगा इस प्रकार से, कुछ फिक्स नहीं होगा। इसके अंदर क्या रहेगा? स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेंगे। क्या रहेंगे? स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? पल्सलेसनेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। इसके अंदर भी वही रहेगा। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा वो चीज देखिए। ये आपका हार्ट है और हार्ट के अंदर ये आपका एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश एंड प्रिकिंजिया फाइबर्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? आपके वेंट्रिकल्स के अंदर जगह जगह क्या बन जाते हैं? फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस। वेंट्रिकल के अंदर दोनों वेंट्रिकल्स की बात कर रहा हूं यहां मैं, वेंट्रिकल्स के अंदर जगह जगह क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाता है। इस प्रकार से फाइब्रोसिस हो जाता है। और ये फाइब्रोसिस होने की वजह से, ये फाइब्रोसिस किसकी तरह काम करते हैं? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तरह काम करते हैं। यहां से ये भी क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एनर्जी को। यहां से तो एनर्जी आ ही रही है, एवी नोड ऐसे नोड से तो आ ही रही है, लेकिन इसके अंदर फाइब्रोसिस से मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी सेंटर बन जाते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। किसके अंदर? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। तो वो भी क्या करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की वाइब्रेशन रेट या उसकी बीट पर मिनट 300 से 600 पहुंच जाती है। उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसका ईसीजी पैटर्न ध्यान रखना, क्वेश्चंस पूछा जाता है यहां से। अब की बार जो नॉर्थ सेट का एग्जाम लगा था उसके अंदर ये इमेज देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था। किसका? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इमेज देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो दो कंडीशंस है आपके लिए
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, दोनों के अंदर हम एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का यूज करते हैं। दोनों बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब देखिए इनका मैं आपको ईसीजी दिखा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में इनके ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। इमेज कहां है? कैसे ऑन करिए? ये वाला आपको ईसीजी पैटर्न दिखाई दे रहा है ना? ईसीजी दिखाई दे रही है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दीजिए सभी। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला जो ईसीजी है वो किसका है? जवाब दीजिए देखें। क्या आ गया ये वाला ईसीजी किसका है? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। ऊपर वाला ईसीजी आपको जो दिखा रखा है वो ईसीजी किसका है? ये आपका नॉर्मल ईसीजी है, जिसे हम साइनस रिदम बोलते हैं। ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है आपका? दोनों फिब्रिलेशन के आगे क्या? दोनों ईसीजी ये सेम ही हो गया, दोनों ईसीजी सेम ही है। ये क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का है, और ये भी किसका है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का है। क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ईसीजी है। ये क्वेश्चंस देखिए पूछा गया था आपकी बार एग्जाम में, नॉर्थ स्टेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कौन सा वाला? ये वाला ईसीजी देखिए क्वेश्चंस पूछा गया था कि किस टाइप का ईसीजी है या किस में देखने को मिलता है, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ईसीजी है, जिसके अंदर स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में। आपके रिप्लाई कैसे नहीं आ रहे? समझ में नहीं आ रहा कि भाई? रिप्लाई कीजिए एक बार। क्या हुआ? इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया? उसमें चल रहा है, कमेंट आ रहे हैं, इसको चेक करना देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो पेडल्स हम काम में लेते हैं डिफिब्रिलेटर के दौरान, एक होता है आपका राइट साइड पेडल और एक होता है आपका लेफ्ट साइड पेडल। तो नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट में लिखिए राइट साइड पेडल एंड लेफ्ट साइड पेडल। एक तरफ लिखिए राइट साइड पेडल और एक तरफ लिखिए लेफ्ट साइड पेडल। राइट साइड पेडल एंड लेफ्ट साइड पेडल। राइट साइड पेडल को जो प्लेस करते हैं
उसकी लोकेशन होती है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। किसके अंदर? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रखते हैं। इंटरकोस्टल का मतलब क्या होता है? दो रिब्स के बीच में। इंटरकोस्टल का मतलब क्या होता है? दो रिब्स के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और कौन सा वाला? तीसरा वाला इंटरकोस्टल स्पेस। और राइट साइड पेडल प्लेस करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और इसके साथ साथ कहां पे? मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। और मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर आपका लेफ्ट साइड का पैडल प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेफ्ट साइड का पैडल प्लेस करते हैं। राइट साइड पैडल एंड लेफ्ट साइड पैडल। इनके लोकेशन ध्यान रखना है कि कौन सा पैडल कहां पे प्लेस करते हैं। राइट साइड पैडल थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड पैडल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस विथ मिड एक्सिलरी लाइन, विथ मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं? प्रेशर कितना अप्लाई करते हैं किस दौरान? जब हम पैडल्स प्लेस करते हैं तो आपका प्रेशर होना चाहिए कितना? 25 lbs। कितना? 25 lbs। और 1 kg के बराबर होता है 2.2 lbs। लगभग 11 kg हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इन पैडल्स के ऊपर। कितना? 11 kg पैडल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। 1 किलो के अंदर 2.2 lbs होता है। क्या होता है? 2.2 lbs होता है। लगभग 25 lbs या 11 kg के आसपास, हम 11 किलो के आसपास प्रेशर अप्लाई करते हैं इन पैडल्स के ऊपर। हाँ, अभी बताएंगे पैडल्स क्या होते हैं। देखिए, यह आपका क्या है? ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं डीफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं इसे? डीफिब्रिलेटर। और इस डीफिब्रिलेटर के अंदर आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, इनको बोलते हैं पैडल्स। ये इधर देखिए इस इमेज के अंदर, इनको क्या बोलते हैं? पैडल बोलते हैं। और ये पैडल किस काम में ले जाते हैं? शॉक देने के लिए, इलेक्ट्रिकल शॉक। पेशेंट के अंदर ये पैडल्स ये दिखाई दे रहे हैं ना। अरे करंट देते हुए मूवीज के अंदर तो देखा होगा ना कि पेशेंट को करंट दे रहे हैं, तो वो करंट किससे देते हैं? इन पैडल्स के थ्रू देते हैं। समझ में आ रहा है? और इन पैडल्स को हम रखते कहां है? चेस्ट के ऊपर। राइट साइड का पैडल तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, और लेफ्ट साइड का पैडल प्लेस करते हैं पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस। किसके अंदर? पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं। जो आपका एक्सिला है, ये एक्सिला हो गया, एक्सिला के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट के अंदर, और पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रखते हैं। ये डायग्राम किसका है? डीफिब्रिलेटर का। किसका है? डीफिब्रिलेटर का। अब मैं इसके साथ साथ इसका लोकेशंस भी आपको मैं बता देता हूं कि रखते कहां है एक्चुअली इसको। अभी हमने लिखा है वो चीज, इसके साथ साथ ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर लोकेशंस बताई गई कि हम पैडल्स को रखते कहां पे हैं। किसको? पैडल्स को कहां पे रखते हैं? आपका एक पैडल तो यहां पे रखा जाएगा। कौन सा वाला? राइट साइड पैडल। कौन सा वाला? राइट साइड पैडल। राइट साइड पैडल तो इस एरो के ऊपर रखा जाएगा। ये कौन सा है? थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है। कौन सा है? तीसरा इंटरकोस्टल स्पेस है। और दूसरी तरफ पे आपको क्या रखना है? इस जगह पे रखना है, इस जगह पे रखना है। किसके अंदर है? आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। और कहां पे? मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। कहां पे? मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर। यह आपको एक्सिला नजर आ रहा है? ये क्या है? एक्सिला है। इस एक्सिला को डिवाइड किया गया है। ये आगे वाली लाइन है, इसको बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। बीच वाली लाइन को बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, और पीछे वाली लाइन को बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो जो मिड एक्सिलरी लाइन है,
इसके ऊपर रखते हैं पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। किसको? लेफ्ट साइड पैडल को। समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड पैडल को पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर रखते हैं। किसके ऊपर? पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर रखते हैं और मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर, जहां पे आपकी एपिकल पल्स की लगभग लोकेशंस रहती है। क्या रहती है? एपिकल पल्स को कहां से फील करते हैं? पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस से फील करते हैं। और राइट साइड पैडल तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर प्लेस किया जाता है। प्रेशर कितना लगाते हैं वो हमने डिस्कस किया। प्रेशर कितना यूज करते हैं? लगभग 25 एलबीएस या 11 किलो के आसपास प्रेशर अप्लाई करते हैं। आगे चलिए, नोट कर लीजिए। हो गया ये? नेक्स्ट आगे चलिए। अब करंट जो देते हैं, जो करंट देते हैं वो करंट किस प्रकार से दिया जाता है? या फिर पावर शॉक जो दिए जाते हैं वो देखिए, एक तो होता है आपका मैनुअल और एक होता है आपका ऑटोमेटेड। एक तो दिया जाता है मैनुअली, और मैनुअली पहले काम में लिया जाता था, आजकल इसकी जगह रिप्लेस करके ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर काम में लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 साइकिल सीपीआर देंगे। 5 साइकिल सीपीआर देंगे। इसके बाद में पेशेंट को क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे। कितना देंगे? सबसे पहले 200 जूल। सेकंड हम क्या देंगे? 300 जूल। और नंबर 3 पे हम क्या देंगे पेशेंट को? 360 जूल। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 360 जूल तक हमें इलेक्ट्रिकल करंट दे सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले सीपीआर देंगे, 200 जूल करंट देंगे, 300 जूल देंगे, 360 जूल देंगे। नहीं, इससे पहले तो क्या लिखा? इमेज डिस्कस की है हमने, इमेज डिस्कस की है इससे पहले। ठीक है, इससे पहले भी ये डिफिब्रिलेटर का इमेज था। किसका था? डिफिब्रिलेटर। आगे चलिए, 360 जूल। अब इसके बाद में क्या करेंगे? रिव्यू द प्रोसीजर, यानी कि पेशेंट की कंडीशन चेक करेंगे। पहले 5 साइकिल सीपीआर देंगे, फिर 200 जूल से करंट स्टार्ट करेंगे, दूसरी स्टेप के अंदर 300 जूल देंगे, तीसरी स्टेप के अंदर उसको क्या देंगे? 360 जूल। ये इसका मैक्सिमम पावर बटन हो गया, या इससे ज्यादा करंट नहीं देंगे पेशेंट को। फिर हम इसके बाद में पेशेंट को चेक करेंगे कि पेशेंट का कंडक्शन सिस्टम फिर से स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? रिव्यू प्रोसीजर है। क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। रिव्यू प्रोसीजर है। इफ नॉट इंप्रूव पेशेंट कंडीशंस, यदि पेशेंट कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है तो पेशेंट के अंदर फिर से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे? फिर हम सीपीआर देंगे। क्या देंगे? 5 साइकिल सीपीआर। सीपीआर देंगे, देन फिर करंट देंगे पेशेंट को। लेकिन अब की बार करंट का जो पैटर्न होगा वो चेंज रहेगा। कैसे? फर्स्ट टाइम 360, सेकंड टाइम 360 और थर्ड टाइम भी 360। अब की बार 200 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पॉइंट पे लेके जा चुके हैं, तो उससे नीचे नहीं लेके जाएंगे। अब 360 रहेगा तीनों स्टेप के अंदर। देखिए, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये अलग अलग चीजें हैं। केवल इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये आपका एपिकल पैडल सेंटर होता है। इतना ध्यान रखिए कि पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर है, आपको मिड एक्सिलरी लाइन सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड पेडल के लिए, और राइट साइड पेडल के लिए ये जगह ध्यान रखनी है। इतना ध्यान रखना है बस आपको, और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इतना ध्यान रखिए बस, ये मिड एक्सिलरी वाला ध्यान रखना।
जब सीवीपी प्रेशर मेजर करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यहीं पे इसी मिड एक्सिलरी लाइन से ही फ्लैबोस्टैटिक एक्सेस जिसे बोलते हैं 0 पॉइंट यहीं से भी मेजर करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस के अंदर। आगे चले, नोट कीजिए इसको। ये हो गया आपका मैनुअल करंट। कौन सा हो गया? मैनुअल करंट। 25 एलबीएस या 1 एलबीएस के बराबर, सॉरी 1 केजी के बराबर कितना होता है? लगभग 2.2 एलबीएस। केजी के अंदर आप लगभग 11 किलो लिख लीजिए और एलबीएस के अंदर लगभग 25 केजी। ठीक है, आगे चलिए। ये तो हो गया आपका मैनुअल। कौन सा वाला? मैनुअल वाला। अब आजकल एक ऑटोमेटेड और काम में लिया जा रहा है। कौन सा वाला? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और काम में लेते हैं। तो सेकंड लिखिए, शॉक देने के लिए और क्या काम में लेते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर सेकंड। पहला वाला आपने मैनुअल पढ़ा। मैनुअल का मतलब आप अपने हाथों से पेडल को पकड़ के, आप अपने हाथों से पेडल को पकड़ के पेशेंट को करंट दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसे बोलते हैं मैनुअल। और एक होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब आप उस पेशेंट के जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के पेडल्स होते हैं जो चिपका देते हैं, वो अपने आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको करंट डिलीवर करता रहता है। उससे बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाईफेजिक। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक automated external defibrillator and second one is the biphasic automated external defibrillator। इसके थ्रू जो करंट दिया जाता है मोनोफेजिक के थ्रू, वो 360 जूल दिया जाता है। कितना? 360 जूल दिया जाता है। और इसके थ्रू जो करंट दिया जाता है वो 200 जूल दिया जाता है। किसके अंदर? बाईफेजिक के अंदर। किसके अंदर? बाईफेजिक के अंदर। मोनोफेजिक हाँ कुछ सेकंड तक रहता है, वो माइक्रो सेकंड तक, आप टाइम नहीं लगा सकते उसके अंदर, माइक्रो सेकंड्स होते हैं वो। ठीक है, उसके अंदर कुछ टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड, माइक्रो सेकंड्स के अंदर होती है वो चीज। इसके दे देते हैं 360 जूल करंट देते हैं, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब वन वे डायरेक्शन में करंट मूव करेगा और बाईफेजिक का अंदर बाई वे डायरेक्शन में, यानी कि दोनों तरफ आपके करंट मूव करेगा, जहां अपने जो पेडल्स लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। एक इमेज और देख लीजिए, आपकी पेडल्स की लोकेशन से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेडल्स की प्लेसमेंट होती है। क्या होती है? पेडल्स का प्लेसमेंट है। देखिए कहां पे रखा हुआ है, ये वाला पेडल्स। मैनुअल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मैनुअल वाले की बात कर रहा हूं। ये सेकंड आपको पेडल्स दिखाई दे रहा है। जो रेड कलर का था वो आपका राइट साइड के अंदर रहेगा। नहीं, जेली यूज करते हैं इसके ऊपर है, इसके ऊपर जेली, जो आपका डिफिब्रिलेटर पेडल्स होता है उस पेडल्स के ऊपर जेली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जेली। और जेली का काम क्या रहता है? करंट को ट्रांसफर करने का होता है। और जो स्किन होगी वो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, ड्राई होनी चाहिए आपकी स्किन। और पेशेंट को टच नहीं करना, पेशेंट की बेड को टच नहीं करना, शॉक डिलीवर कर रहे हैं उस दौरान। ठीक है, ये आपके पेडल्स की प्लेसमेंट है। आगे चलिए, हमने दूसरा स्टार्ट किया था ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड
एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो दो तरीके का होता है, मोनोफेजिक होता है और एक होता है बाईफेजिक। मोनोफेजिक में 360 और बाईफेजिक में 120 से 200 जूल। ये यूज करते हैं प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के कंडीशंस में भी यूज करते हैं इसे। किसके अंदर? प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस में भी यूज किया जाता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये जो आपका मैनुअल था उसी को उसकी जगह आजकल ये काम में लेने लग गए। इसे बोलते हैं प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में काम में लेते हैं। प्लेस ऑन, कहां प्लेस करते हैं इसको? पेडल्स को इसके अंदर प्लेस ऑन ड्राई सरफेस। पेशेंट की जहां पे प्लेस करेंगे वो बॉडी पार्ट बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इस दौरान पेशेंट के अंदर सीपीआर को स्टॉप कर देते हैं। ये स्टार्ट करेंगे तब क्या करेंगे? स्टॉप सीपीआर, सीपीआर को बंद कर देंगे। इस दौरान किसके अंदर? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में। नेक्स्ट एंश्योर नो वन, नेक्स्ट वन पेशेंट को कोई टच भी नहीं करना चाहिए उस दौरान। करंट डिलीवर कर रहे हैं तो करंट जो टच करेगा उसके अंदर पास हो सकता है। नेक्स्ट प्रेस द एनालाइजर बटन। अभी मैं बताऊंगा, ये इमेज के साथ बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। प्रेस द एनालाइजर बटन क्या करेंगे उसके अंदर? उसको ये फ्लैप आते हैं इसके अंदर पैडल्स नहीं आते, ऑटोमेटेड वाले में पैडल्स नहीं आते, फ्लैप आते हैं। उन फ्लैप को चिपका देते हैं और वो फ्लैप क्या करते हैं? चिपकाने के बाद में वो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में एनालाइजर बटन आता है, उसको दबाएंगे और कितने टाइम तक? लगभग 30 सेकंड के अंदर वो पता कर लेगा कि पेशेंट को कितना शॉक देना है। वो अपने आप सेट कर लेगा। उसके अंदर आपको सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है उसके फ्लैप्स आते हैं, उनको चिपकाना होता है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ने आपको चिपका दिया और वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इस दौरान सीपीआर को आपको स्टॉप कर देना है और कोई पेशेंट को टच ना करे, इतना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फिर क्या करना है? उस ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पे एनालाइजर का बटन आता है, उस बटन को दबाना है और फिर वो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि पेशेंट को कितने करंट की जरूरत है वो अपने आप एडजस्ट करता है और पेशेंट को शॉक डिलीवर करता है। इसीलिए इसे ऑटोमेटेड का नाम दिया गया है। 30 सेकंड तक। कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? सॉरी, सेकंड के अंदर है ये। किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। 30 सेकंड है ये, मिनट नहीं है, 30 सेकंड है। प्रेस द एनालाइजर बटन टू आइडेंटिफाई, बटन टू आइडेंटिफाई रिदम। रिदम का पता करने के लिए क्या करेंगे? एनालाइजर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट वन, फिर पेशेंट के अंदर क्या देंगे? 3 शॉक देंगे। ये क्या करेगा? 3 शॉक देगा और वो शॉक का करंट आपका मोनोफेजिक और बाईफेजिक के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, यदि इस दौरान पेशेंट कंडक्शन सिस्टम काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर क्या करते हैं? गिव सीपीआर फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक सीपीआर देते हैं और फिर देन उसके बाद में क्या देते हैं? पेशेंट को शॉक देते हैं। क्या देते हैं? करंट फिर से देते हैं। ये हो गई आपके ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की बात। आपको ज्यादा कुछ याद ना रहे तो इतना ध्यान रखना है कि कितने टाइप का होता है, कितना करंट दिया जाता है और इस दौरान कौन कौन सी चीजों का आपको या कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। कि 2 तरीके का होता है, मोनोफेजिक होता है और बाईफेजिक। मोनोफेजिक का करंट फिक्स होता है 360 और बाईफेजिक का 120 से
200 जूल के बीच का होता है। ये प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में काम में लिए जाने वाला है। इस दौरान जो पैडल्स या फ्लैप अप्लाई करते हैं वो ड्राई सरफेस पे अप्लाई करते हैं, सीपीआर को बंद कर देते हैं। पेशेंट को टच नहीं करना है। एनालाइजर बटन को आपको प्रेस करके रिदम चेक कर लेना है। फिर 3 शॉक डिलीवर करेगा और फिर यदि अनसक्सेसफुल होएगा गिव सीपीआर फॉर 1 मिनट एंड देन गिव शॉक। ये कब देगा? जब ये शॉक 3 शॉक देने के बाद में पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर आपको सीपीआर देके फिर से शॉक देना है। ठीक है, ये है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, रोड एक्सीडेंट की कंडीशंस के अंदर आपको क्या प्रायोरिटी फॉलो करनी है? किसके अंदर? रोड एक्सीडेंट के अंदर। रोड एक्सीडेंट की कंडीशंस के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगे? प्रायोरिटी क्या रहेगी? उसके अंदर लिखिए, यदि आपका क्लाइंट अडल्ट है तो उसके अंदर फर्स्ट काम क्या होगा? सेफ प्लेस ट्रांसफर, सही जगह लेके जाना है। सेफ प्लेस से बिल्कुल सुरक्षित जगह ट्रांसफर करना है। सेफ प्लेस ट्रांसफर, आपको सुरक्षित जगह लेके जाना है। यदि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको रोड के साइड के अंदर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि रोड के ऊपर ही आप उसका एलओसी चेक करने लग गए, ऐसा नहीं करना आपको। दूसरा, सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए कॉल करना है। तीसरा एक्शन क्या होगा? नंबर 3, गिव 5 साइकिल सीपीआर, या सीपीआर स्टार्ट कर देना है। क्या देना है? सॉरी, सीपीआर देना है उस पेशेंट को। ये तीसरा काम रहेगा आपका रोड साइड एक्सीडेंट की कंडीशंस के अंदर। अब देखिए, यदि क्लाइंट चेंज होता है, यहां पे क्लाइंट चेंज होता है और क्लाइंट क्या रहता है? इन्फेंट रहता है। तो इन्फेंट के अंदर ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या रहेगा इस दौरान? फर्स्ट एक्शन तो क्या रहेगा? सबसे पहले सेफ प्लेस ट्रांसफर, आपको सुरक्षित जगह ट्रांसफर करना है पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट को 5 साइकिल सीपीआर देना है। गिव 5 साइकिल सीपीआर, 5 साइकिल सीपीआर देना है। तीसरा, कॉल फॉर हेल्प, सहायता के लिए कॉल करना, ये आपका तीसरा काम रहेगा। यहां पे इतना चेंज है कि अडल्ट के अंदर कॉल फॉर हेल्प पहले होगा और इसके अंदर बाद में होगा। पहले सीपीआर देंगे और बाद में कॉल करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे की अडल्ट के अंदर अलग फॉलो करते हैं और इन्फेंट के अंदर अलग फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेफ प्लेस पे लेके जाना, ये तो कॉमन रहेगा। लेकिन अडल्ट में 108 को कॉल करेंगे, इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करेंगे, फिर सीपीआर देंगे। क्योंकि उस दौरान जो टाइम लग रहा है ना कॉल करने में, तो उस दौरान पेशेंट अडल्ट होगा तो वो अपने आप को कंपनसेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। लेकिन इन्फेंट के अंदर उसका सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मेच्योर नहीं है कि वो इतने टाइम तक उसको स्टेबल रख सके या उसे मैनेज रख सके। तो पहले आपको एटलीस्ट 5 साइकिल सीपीआर देना है ताकि पेशेंट स्टेबल हो जाए। उसके बाद में एक बार कॉल करना है, पहले सीपीआर फिर कॉल। किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आपका एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। क्या हो गया? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के बारे में हो गया, जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोनों टॉपिक से, सीपीआर का टॉपिक और ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर दिलाने वाले हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है सीपीआर से रिलेटेड और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट से रिलेटेड, तो वो आप अपने क्वेश्चंस पहुंच सकते हैं। अब एक चीज और लिखना, इमरजेंसी कोड इन हॉस्पिटल।
कोड इन हॉस्पिटल। मैं क्लास के एंड के अंदर आपको रोजाना कम से कम 5 मिनट तक ऐसे की पॉइंट्स लिखवाऊंगा जहां से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, जहां से एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। की पॉइंट के नाम से उनको नोट कर लेना, ठीक है। तो आज का क्लास खत्म हो गया। आपका जो टॉपिक थे दोनों, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट और दूसरा सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में कुछ इमरजेंसी कोड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका 2020 एम्स का पेपर लगा था, उसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। पिछला नोट सेट लगा था, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। अब की बार नहीं दिया उसने क्वेश्चंस, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस हो उससे रिलेटेड। देखिए इमरजेंसी कोड से रिलेटेड लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा। इमरजेंसी कोड इन हॉस्पिटल, इसके अंदर लिखिए, आपने जो आज मॉर्निंग में लिखा उसी को लिखिए। सबसे पहले तो नंबर 1 कोड, फर्स्ट वन ब्लू, किस लिए यूज करते हैं भाई? कोड ब्लू किस लिए यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो स्टार्टिंग की क्लासेस है आपकी, जो आपको इतना कम, थोड़ा स्लो आराम से चल रहे हैं ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। आप ज्यादा स्टार्टिंग के अंदर ज्यादा लंबे समय तक आप बैठ नहीं सकते। जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा, जैसे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसके बाद भी क्लासेस का टाइम बढ़ जाएगा। एक एक दिन में हम 2-2 3-3 टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कोड ब्लू किसके लिए काम में लेते हैं? फटाफट मेरे को आंसर आने दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट। कोड ब्लू किसके लिए करते हैं, काम में लेते हैं भाई? वेरी गुड, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन किसके अंदर कार्डियक अरेस्ट है? कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट, या फिर इमरजेंसी, या फिर मेडिकल इमरजेंसी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कोड ब्लू को काम में लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा देखिए, सेकंड कोड लिखिए आप, कोड पिंक। सेकंड लिखिए कोड पिंक, किसको इंडिकेट करता है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोड पिंक। कोड पिंक कार्डियक अरेस्ट इन, कार्डियक अरेस्ट इन पीडियाट्रिक पेशेंट या पीडियाट्रिक पर्सन्स, या क्लाइंट बोल सकते हैं आप। पीडियाट्रिक क्लाइंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस में कोड ब्लू काम में लिया जाता है। क्या लेते, सॉरी, कोड कोड पिंक काम में लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, कोड कोड ब्लैक। ये सभी जो मैं लिखवा रहा हूं ये सभी 5 स्टार पॉइंट है, एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं ये, और एग्जाम में एक एक नंबर के इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ब्लैक का मतलब क्या है? बम हैजार्ड। यदि हॉस्पिटल में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या बम हैजार्ड है, तो उस कंडीशन में हमें किसको करते हैं? कोड ब्लैक को एक्टिवेट करते हैं। सस्पिशियस बम हैजार्ड या सस्पिशियस
एक्टिविटी की कंडीशन में। नेक्स्ट लिखिए कोड वाइट। नंबर 4 कोड वाइट, और कोड वाइट किसके लिए देते हैं? वॉयलेंट सिचुएशंस के लिए। किसके लिए? वॉयलेंट सिचुएशंस के लिए। किसके लिए? वॉयलेंट सिचुएशन के लिए। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को किसी अटेंडर ने, पेशेंट के अटेंडर ने अटैक कर दिया, मारदाड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? कोड वाइट एक्टिवेट करेंगे वॉयलेंट सिचुएशंस के लिए। नेक्स्ट लिखिए कोड येलो। नेक्स्ट लिखिए कोड येलो। नंबर 5 कोड येलो। येलो कोड कहां में लेते हैं? मिसिंग अडल्ट के लिए। यदि हॉस्पिटल से अडल्ट क्लाइंट मिस हो जाता है, खो जाता है हॉस्पिटल से, तो उसके लिए कोड येलो काम में लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए नंबर 6 कोड अंबर येलो। पीडियाट्रिक पेशेंट या पीडियाट्रिक क्लाइंट मिसिंग, क्या लेते हैं? अंबर येलो कोड काम में लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एक बार नोट कर लीजिए आप, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट लिखिए सिल्वर कोड। नंबर 7 लिखिए सिल्वर कोड या कोड सिल्वर। ये कहां में लेते हैं? पर्सन विथ वेपन्स। कोई पर्सन हॉस्पिटल के अंदर चाकू छुरा बंदूक वगैरह लेके आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पर्सन विथ वेपन्स, तो उस कंडीशंस में कोड सिल्वर को एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट कोड ऑरेंज कब एक्टिवेट करेंगे? नंबर 8 कोड ऑरेंज। ये करते हैं एक्सटर्नल डिजास्टर के अंदर। किसके अंदर? एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिजास्टर, बाहर कहीं जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, उस कंडीशन में एक्सटर्नल डिजास्टर की कंडीशन में हॉस्पिटल के बाहर कहीं पे एक लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट हुई, कहीं पे बिल्डिंग गिर गई, कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा डिजास्टर है जिसके अंदर एक लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है और उसको मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में कोड ऑरेंज को एक्टिवेट करते हैं। ये कोड एक्टिवेट करने का मीनिंग होता है कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को यह सूचना मिल जाती है कि आपको उस जो कोड एक्टिवेट किया गया है वो कोड का मीनिंग समझते हैं। हॉस्पिटल में येलो कोड एक्टिवेट हुआ है, इसका मीनिंग सभी हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको पता चल गया कि हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं से कोई पर्सन मिसिंग है। समझ में आ रहा है? और ब्लैक कोड एक्टिवेट हुआ है तो पूरे हॉस्पिटल को इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक साथ कि हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, कोई बम हैजार्ड से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है। अरे भाई हॉस्पिटल, जैसे आपका सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आप स्कूल टाइम में स्कूल जाते थे तो जैसे 1 घंटी बजती थी इसका मतलब पहला पीरियड, 2 घंटी बजती थी इसका मतलब
दूसरा पीरियड, 3 घंटे बचती थी इसका मतलब तीसरा पीरियड, और बजा ही जाता था इसका मतलब छुट्टी हो गई। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से यहां हॉस्पिटल में ये कोड काम में ले जाते हैं। क्या काम में ले जाते हैं? कोड काम में ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, लिख लीजिए इनको। एक्सटर्नल डिजास्टर की कंडीशन में ऑरेंज। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए ग्रीन कलर, नेक्स्ट लिखिए ग्रीन कलर। कोड ग्रीन, ये होता है इवैक्यूएशंस के अंदर। कोई पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाता है ना, उसके अंदर कोड ग्रीन। अरे भाई इतना तो थोड़ा बहुत तो आप खुद भी मेहनत करना, सर्च करना। देखिए बताना मेरे को, ज्योति सर्च करके आना और बताना मेरे को इस बारे में। फिर भी यदि नहीं पता चलता तो फिर कल वाली क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इसके अंदर पूरा याद ना रहे तो एटलीस्ट आपको कितना याद रखना है मैं बताता हूं अभी। इतना तो आपको ये कौन कौन से, एक तो ब्लू, पिंक, ब्लैक, येलो और अंबर येलो, ये तो आपको याद रखने हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो आपको याद होने ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक इमेज भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, उसके अंदर और देख लीजिए इस चीज को। जो मैंने लिखवाए हैं, आपको रेड का लिखवा दिया क्या मैंने? रेड का हो गया? रेड का नहीं हुआ ना, ये रेड वाला हो लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड का हो लिख लेना, कोड रेड 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है। कोड रेड आता है फायर के लिए। किसके लिए? फायर के लिए। जो मैंने लिखवाया वही है आपकी चीज है। देखिए यहां पे रेड कलर फायर के लिए है, ब्लैक कलर बम्ब थ्रेड के लिए है, कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है उसके लिए है, और पर्पल कलर है हॉस्टेज स्टॉकिंग, या आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है उसके लिए है पर्पल कलर, ये लिख लेना आप लिखना चाहो तो। व्हाइट कलर है किसी वायलेंट बिहेवियर के लिए या वायलेंट सिचुएशंस के लिए, और येलो कलर है मिसिंग पर्संस के लिए, ब्लू कोड है कार्डियक अरेस्ट के लिए, ग्रीन कलर है इवैक्यूएशंस के लिए, ऑरेंज कलर है एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए, और ग्रे कलर है इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस के लिए, और ब्राउन कलर है हॉस्पिटल के अंदर कोई केमिकल वगैरह कोई गैस वगैरह लीकेज हो जाती है उस कंडीशन में। ये दो लिख लेना आप, ग्रे कलर और ब्राउन कलर और नोट कर लेना। कोड ग्रे इंडिकेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस को, और कोड ब्राउन इंडिकेट करता है हैजार्डस मटेरियल स्पेल या लीकेज के लिए, कि हॉस्पिटल में कोई केमिकल लीकेज हो गया, कोई गैस लीकेज हो गई उस कंडीशंस को। तो इनको बोलते हैं इमरजेंसी कोड इन ए हॉस्पिटल। ये 10-12 लाइन है लेकिन एग्जाम में 2 नंबर देखी जाती है आपको, ज्यादा टिपिकल नहीं है। 10-12 लाइन है कोड से रिलेटेड जो एग्जाम में 2 नंबर देखे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है आपका, इसी से रिलेटेड है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। अब मेरे को फटाफट रिप्लाई दीजिए कि आज का क्लास कैसा क्या लगा आपको, कैसा आपका फीडबैक है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने क्लासेस ज्वाइन की थी वह आपकी फुलफिल हो रही या नहीं हो रही, आपको चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही? फटाफट जवाब दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल,
इमेज वगैरह, ये इमेज आपके ग्रुप के अंदर नहीं, आपको ऐप के अंदर डाल देंगे। ऐप के अंदर अलग से एक सेक्शन बना देंगे, तो आप वहां पे देख सकते हो इजीली। ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगी। फोन के अंदर आपकी बहुत सारी इमेज होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम टाइम पे कौन सी पढ़नी है। आपके ऐप के अंदर डलवा देंगे इनको। लिख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस। समझ में आ रहा है ना? अरे ऐसे समझ में आए ना तभी बताना, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि टीचर का मन रखने के लिए सर बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, मजा आना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि कब 2 से 3 घंटे 4 घंटे निकल गए, तभी मजा आएगा पढ़ने का। देखिए आईफोन, ये आप उनसे राजेश सर से कांटेक्ट करना, इस बारे में उनसे बात करना। टॉपिक और पढ़ोगे क्या एक? आज के लिए काफी है या टॉपिक है और पढ़ोगे? ये टॉपिक और कवर कर ले, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। बताइए, टॉपिक पढ़ोगे या आज के लिए काफी है? ब्रेक देके स्टार्ट करेंगे क्लास? हाँ, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट। दो बजे से है नेक्स्ट क्लास। टॉपिक यही रहेगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम है 2 बजे से, ठीक है? ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसको। 2 बजे से नेक्स्ट क्लास का आपका, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। 2 बजे मिलते, खाना वाना खा लीजिए।